हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक बार फिर से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लेकर हाजिर हूँ। इसका मैं पहला पार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है उन हिंदी वाक्यों के अंत में जिनमें गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसा कि आप आगे देख रहे हैं, इस सेंटेंस का जो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर ये होता है। आप नीचे देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बोल्ड कर दिया है या अंडरलाइन कर दिया है। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे विल या शैल, और उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रूल्स की। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आप पहला रूल यहाँ पर देख रहे हैं। इस वाले रूल पर आप ध्यान देंगे तो पहला रूल लिखा हुआ है, ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात आप लोग इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आइए देखते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल ये होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने उसको आप बोल्ड कर दिया है और आप देख सकते हैं। आप इस रूल को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कि ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग आई वी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ होता है या किया जाता है। अर्थात जब भी आई और वी सब्जेक्ट आएगा तो आप विल का प्रयोग नहीं करेंगे, तथा अन्य कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तीसरा रूल आइए देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग आई वी के साथ किया जाता है। अर्थात सब्जेक्ट जब आई होगा और या वी होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करेंगे। चौथा रूल जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी को ये ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि हिंदी वाक्य में धमकी, अनिवार्यता या वचन देना प्रकट होने पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग विपरीत सब्जेक्ट के साथ होता है। अर्थात जैसा कि पर बताया गया है, विल का प्रयोग आई वी को छोड़कर सभी के साथ होता है और शैल का प्रयोग आई वी के साथ। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आई वी के साथ विल का प्रयोग हो जाता है और शैल का प्रयोग अन्य सब्जेक्ट्स के साथ होता है। आइए रूल्स देख लेते हैं। रूल्स के बाद देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल, जैसा कि आपके सामने है। पहला एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है कि राम दूध पिएगा, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे राम विल ड्रिंक मिल्क, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है राम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि विल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीना, अर्थात जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ पिएगा अर्थात पीना। पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, तो यहाँ पर ड्रिंक लिख देंगे। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट मिल्क। अगला सेंटेंस जैसा कि लिखा हुआ है वह क्रिकेट खेलेगा, तो इसकी इंग्लिश जब लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ही सब्जेक्ट, उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्ले और फिर क्रिकेट या ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे। उसके बाद अगला सेंटेंस लिखा हुआ है आप मेला जाएंगे, तो इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद लिखेंगे गो क्योंकि मेन वर्ब है जाना, और उसके बाद कहाँ जाएंगे फेयर, तो यहाँ पर लिख देंगे फेयर। फेयर मीन्स मेला होता है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है उसके दोस्त खेलने जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसके दोस्त खेलने जाएंगे, तो उसके दोस्त ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे हिज फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं तो हिज फ्रेंड्स हो जाएगा। तो उसके बाद सब्जेक्ट विल, उसके बाद मेन वर्ब जाना है तो गो, उसके बाद टू प्ले, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ
जब दो वर्ब्स आती हैं तो मेन वर्ब पहले लिखते हैं, उसके बाद सेकेंड वर्ब को लिखने से पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो उसके दोस्त खेलने जाएंगे तो जाएंगे भी और खेलेंगे भी, तो दो वर्ब हैं, खेलना प्ले और जाना मेन वर्ब है यहाँ पर गो। तो पहले गो लिखेंगे, उसके बाद टू प्ले का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगला सेंटेंस है मैं खाना खाऊंगा, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे आई। अब देखिए यहाँ पर शैल का प्रयोग हुआ क्योंकि आई के साथ शैल का प्रयोग होता है। उसके बाद ईट और उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड। अगला सेंटेंस जैसा कि लिखा हुआ है कि हम किताब पढ़ेंगे, तो हम किताब पढ़ेंगे। अब इसका सब्जेक्ट आप देखेंगे कि वी है, तो एक बार फिर से शैल का प्रयोग होगा, अब विल का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ शैल, उसके बाद लिखेंगे रीड और उसके बाद लिखेंगे ए बुक। अब जैसा कि चौथा रूल बताया गया था, या मैंने फोर्थ रूल बताया था, उसके हिसाब से कुछ सेंटेंस हैं जिन्हें हम देखेंगे। सिर्फ 3 सेंटेंस मैंने उसके लिए रखे हैं एज एग्जाम्पल, ताकि आपका वीडियो जल्द मैं फिनिश कर सकूं। आइए देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि some sentence which shows threats, promises और forces, यानी कुछ ऐसे वाक्य जो थ्रेट्स का मतलब धमकी प्रकट करते हैं, या प्रॉमिस वादा वचन प्रकट करते हैं, या फोर्स अर्थात बाध्यता प्रकट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो ये धमकी है, इसमें थ्रेट है। तो इसको जब लिखेंगे तो आई विल किल यू, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आई के साथ शैल का प्रयोग होता था, लेकिन होगा यहाँ पर विल का। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसा कि आपने चौथा रूल पढ़ा था, उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है तुम उसकी सहायता अवश्य करोगे, तो यहाँ पर क्या है, अनिवार्यता व्यक्त हो रही है, या बाध्यता भी व्यक्त कर सकते हैं हो रही, क्योंकि फोर्सली कहा जा रहा है कि तुम उसकी सहायता जरूर करोगे। तो ये हो जाएगा यू, उसके बाद लिखेंगे शैल आप प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग नहीं होगा, फिर हेल्प और फिर हेल्प। उसके बाद अगला सेंटेंस देख लेते हैं, हम आपसे जरूर मिलेंगे। इसमें क्या है, वादा किया जा रहा है, तो लिखा है वी सब्जेक्ट और फिर विल का प्रयोग हुआ, ना कि शैल का। यहाँ पर 2 बार विल टाइप हो गया है, तो एक बार विल जो है मिटा देते हैं। ये देखिए, तो लिखा है वी विल मीट यू। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो विल का प्रयोग यहाँ पर होगा वी के साथ, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, वादा किया जा रहा है कि हम आपसे जरूर मिलेंगे। तो जरूर, अवश्य, ये शब्द भी आते हैं हिंदी वाक्य में, तो इससे पता चल जाता है कि कैसा सेंटेंस है। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। और इस प्रकार से ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव अर्थात पहला भाग समाप्त होता है। आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।